हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो दिस इज़ मी आकृति सिंह और आज के इस वीडियो में हम फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ वाइटल साइन। ठीक है, तो ये जस्ट आपके ना थ्योरेटिकल एग्जाम के लिए नहीं बल्कि आपके पूरा जो ये नर्सिंग प्रैक्टिस है, जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल लाइफ होगी, क्लिनिकल सेटिंग में जब आप ड्यूटी करने जाओगे तो उस टाइम के लिए ये नॉलेज होना और ये बेसिक स्किल आपके पास होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी है आपके पूरे नर्सिंग करियर के लिए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और मैं जिन चीज़ों को बताऊंगी इस वीडियो में उन चीज़ों को आप डेली लाइफ से रिलेट करके इमेजिन करके पढ़िएगा। ठीक है, तो और एक और बात मैं बता दूं कि अभी मेरा थोड़ा हेल्थ इशू चल रहा है, नेजल कंजेशन, फीवर ऐसे, तो मे भी मेरी वॉइस नॉर्मल फ्रिक्वेंसी, पिच, ये सारे वॉल्यूम से थोड़ा डेविएटेड हो तो आप उसको इग्नोर करना और मैं जस्ट आपको जो चीज़ें पढ़ाऊंगी और स्क्रीन पे एज अ टेक्स्ट मैं जो नोट्स ऐड करूंगी आप उस पर फोकस करिएगा। ठीक है, हाँ, तो वाइटल साइन, तो वाइटल साइन का स्टेटमेंट देने के पहले मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताना चाहूँगी। देखो, वाइटल साइन मतलब आप जब बीमार होते हैं, फिर हम यूजुअली बीमार जब होते हैं, हमें फीवर आता है तो हम क्या चेक करते हैं, हम अपना टेम्परेचर चेक करते हैं। ठीक है, या फिर अगर किसी को रेस्पिरेशन का इशू आ रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो हम क्या चेक करते हैं, उसका रिस्पायरेटरी रेट चेक करते हैं कि 1 मिनट में वो कितनी बार ब्रीथ कर रहा है। ठीक है, या कितनी बार सांस ले रहा है। ठीक, फिर उसके बाद अगर किसी को हार्ट से रिलेटेड कोई इशू है तो हम क्या चेक करते हैं, उसकी हार्ट बीट चेक करते हैं। ठीक है, वो पल्स चेक करते हैं बेसिकली हम। ठीक है, चाहे आप मैनुअली इधर से चेक कर लो, रेडियल पल्स चेक कर लो, ठीक है, या ब्रेकियल चेक करो, मतलब जैसे भी, बट आप यहाँ से रेडियल पल्स चेक करते हैं, जैसे कि 1 मिनट टाइम देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि कितनी बार इधर बीट किया। ठीक है, और फिर ब्लड प्रेशर, आपके घर में अगर कोई मतलब बूढ़े बाबा दादी होंगे या कभी कभी किसी किसी के पेरेंट्स को ब्लड प्रेशर का कोई इशू होता है, कभी हाई लो होता रहता है, ऑल्टरेशन होता रहता है, तो यूजुअली आज के टाइम पे हर किसी के घर पे एक डिजिटल स्फैग्नोमैनोमीटर होता है। ठीक है, या फिर डिजिटल बीपी एपरेटस, जो बीपी मेजर करने के लिए एक डिजिटल मशीन आती है, यूजुअली वो सबके घर पे होता है। थर्मोमीटर सबके घर पे होता है। ठीक है, तो हम ये जो अपनी बॉडी का वाइटल का क्या मतलब है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, साइन मतलब इंडिकेशन, मतलब हम टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, ठीक है, हार्ट रेट दैट इज पल्स, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ों को हम जब मेज़र कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बॉडी हमें क्या इंडिकेशन दे रही है, क्या साइन दे रही है। जैसे कि टेम्परेचर का अपना एक नॉर्मल रेंज होता है, ठीक है, रेस्पिरेशन का अपना एक नॉर्मल रेंज होता है, फिर इसी तरीके से पल्स का अपना एक रेंज होता है और ब्लड प्रेशर का भी एक नॉर्मल रेंज होता है। तो अगर आप मेज़र कर रहे हो, ठीक है, किसी एक ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर और फिर पल्स आप मेज़र कर रहे हो, तो इन सारे वाइटल इंडिकेशंस में, इन सारे वाइटल इंडिकेशन की वैल्यू में थोड़ा बहुत आपको मतलब जैसे आप बोल सकते हो ऑल्टरेशन देखने को मिल रहा है, थोड़ा बहुत नॉर्मल रेंज से डेविएटेड रेंज आपको देखने को मिल रहा है, चाहे वो हाई हो या लो जाए, नॉर्मल रेंज नहीं है, तो वो कोई ना कोई मेडिकल सिम्टम इंडिकेट करता है, मेडिकल कंडीशन, मेडिकल इशू इंडिकेट करता है। तो मतलब कि हम उससे बेसिकली ये पता करते हैं कि हमारी बॉडी का जो ऑर्गन है वो सही से फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमारी बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है वो सही से कैरिड आउट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो वाइटल साइन का मतलब हम अपने वाइटल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग, मैकेनिज्म, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को चेक करते हैं, उसकी वैल्यू मेज़र करते हैं, और अगर उसकी नॉर्मल वैल्यू रेंज में कोई डेविएशन देखने को मिलता है तो उसके बेसिस पे हम अपना फर्दर नर्सिंग या मेडिकल इंटरवेंशन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो वाइटल साइन क्या होता है, तो वाइटल साइंस आर की फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट्स, ठीक है, यूज टू assess the basic function of the body. They provide crucial information about a person's health status. वही जो मैंने भी बताया कि वाइटल साइन एक मतलब कि एक की है, चाबी है फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट का। अब जैसे मान लो किसी की बॉडी बहुत ज़्यादा हीट है, ठीक है, या फिर उसको बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, तो आप उसका टेम्परेचर चेक करोगे। सबसे पहले काम आप क्या करोगे, उसका टेम्परेचर चेक करोगे कि उसकी बॉडी टेम्परेचर कितना है। अगर बहुत ज़्यादा हाई रहेगा तो फिर उसके बाद आप उसको हाइपरथर्मिया बोलोगे, या नॉर्मल रेंज से बहुत ज़्यादा कम चला जाएगा तो उसको हाइपोथर्मिया बोलोगे। फिर एक तरीके से आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि अरे इसका बॉडी टेम्परेचर बहुत हाई हो गया है, तो तुरंत इसको मेडिकल हेल्प की नीड है, तुरंत इसका ट्रीटमेंट कराना है। तो वाइटल साइन
मेज़र करके हम क्या करते हैं, हम ये तुरंत आइडेंटिफाई करते हैं कि ह्यूमन बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है, ह्यूमन बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। और ये सारी चीज़ें पता करने के लिए जो बेसिक मेजरमेंट होता है, वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट मेजरमेंट जो होता है वो क्या क्या होता है, हमारा टेम्परेचर होता है, रेस्पिरेशन होता है, पल्स होता है और ब्लड प्रेशर होता है। और एक और चीज़ होती है दैट इज़ द SpO2, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के यही सारी वाइटल साइंस को हम पढ़ेंगे, ठीक है, इंडिविजुअली पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम अपना फर्स्ट वाइटल साइन डिस्कस करेंगे दैट इज द टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। फिर ये मैं प्लेलिस्ट में ऐड करती चलूंगी। फिर ये वाला जो वीडियो रहेगा, आज जैसे हम टेम्परेचर डिस्कस करेंगे, फिर इसका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम आपका क्या मतलब इस तरीके से रेस्पिरेशन, ठीक है, फिर आएगा हमारा पल्स आएगा, फिर ब्लड प्रेशर, फिर SpO2। तो ये सारी वीडियोस को आप देखना और मैं सारी वीडियोस को प्लेलिस्ट में ऐड करती जाऊंगी जिससे आपको सर्च करने में कोई दिक्कत ना हो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे मैं BSc नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए लेक्चर सीरीज अपलोड करती हूँ, जिसमें से कि हमने अभी तक फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का आज 2 यूनिट कंप्लीट कर लिया है और आज मैं 3rd यूनिट पढ़ाने जा रही हूँ दैट इज अ वाइटल साइन, ठीक है। इसके पहले हेल्थ एंड इलनेस और हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। और फिर रही बात एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, तो अभी तक हमने उसमें सेल ऑर्गेनल डिस्कस किया है, ठीक है। और उसके पहले एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो भी चीज़ें होती हैं, एनाटॉमिकल इंट्रोडक्शन होता है, वो सारी चीज़ों का लेक्चर वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। ये लेक्चर्स आपको कैसे मिलेंगे, अगर चैनल पे ये लेक्चर देखने में आपको इशू आ रहा है तो मेरे चैनल के होम पेज पे जाइए, उधर से जो प्लेलिस्ट का सेक्शन है आप उसमें विजिट करिए, तो जितने भी लेक्चर वीडियोस हैं सब्जेक्ट वाइज वो आपको उधर से ईजिली अवेलेबल मिल जाएंगे एक सीक्वेंस में, ठीक है। तो आप उसको देख करके आप अपना बैकलॉग कंप्लीट कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाइटल साइन, ठीक है। तो वाइटल साइन हमारे कौन कौन से होते हैं? द मेन वाइटल साइंस टिपिकली इंक्लूड, देखो एक बात मैं बता दूं आपको, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि एक नर्स को ना वाइटल साइन मेजर करना और उसके सारे अल्टरेशंस का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर आते हैं, राउंड लगाते हैं, जो पेशेंट को ऑब्जर्व करना होता है, पेशेंट को जो भी ट्रीटमेंट एडवाइस करना होता है वो एडवाइस करके चले जाते हैं। बट जो नर्स होती है वो अपनी मतलब उसका अगर 8 आवर का ड्यूटी है, ठीक है, तो वो पूरे 8 घंटे पेशेंट को ऑब्जर्व करेगी। मान लो उस टाइम पे जस्ट वाइटल साइन की वजह से, वाइटल साइन अगर सही से मेजर ना हुआ, सिर्फ इसकी वजह से कोई हेल्थ कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा आ जाए, तो सोचो ये कितना लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होगा। लेकिन अगर आपको वाइटल साइन मीन्स टेम्परेचर, ठीक है, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, SpO2 मेजर करना अच्छे से आए, उसका सारा नॉलेज हो आपके पास, तो आप एक पेशेंट की जान खतरे में पड़ने से बचा सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। तो सबसे पहला हमारा जो वाइटल साइन है हार्ट रेट। तो हार्ट रेट क्या होता है? बेसिकली पल्स, जिसको मैं बोल रही हूँ वही हार्ट रेट है। नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, हम इसमें ये चेक करते हैं कि 1 मिनट में हमारा हार्ट कितनी बार बीट कर रहा है, ठीक है। फिर ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर क्या है? द फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरीज। देखो आर्टरीज में हमारे ब्लड प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब आर्टरीज को आप कैसे इमेजिन करो, एक पाइप, जो पतली वाली पाइप होती है, हम सब अपने घर पे बहुत सिंपल सा डेली लाइफ वाला एग्जांपल दूं तो गर्मियों में छत को धुलने के लिए हम टैप में एक पतली सी पाइप कनेक्ट करते हैं, फिर उस पाइप से पूरे छत को भिगोते हैं, हाँ। तो सेम एज वो जो पतली वाली पाइप है, आप उसको इमेजिन करो कि वो आर्टरी है, ठीक है। तो जैसे पाइप में पानी फ्लो होता है, सेम एज आर्टरीज में ब्लड फ्लो हो रहा है। तो जो वॉल है, ठीक है, मान लो ये ऐसे आर्टरी है, एक नली टाइप से मान लो आर्टरी है, इसके बीच में ब्लड फ्लो हो रहा है, तो ये एक वॉल है, ठीक है, और एक वॉल ये है। अब इन दोनों वॉल पे ब्लड जो प्रेशर अप्लाई करेगा, ठीक है, जो प्रेशर अप्लाई करेगा उसी प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है, और उसी को हम मेजर करते हैं स्फैग्नोमैनोमीटर, एक डिवाइस होता है उसकी हेल्प से, ठीक है। फिर हमारा 3rd वाइटल साइन है बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर अ मेजर ऑफ द बॉडी हीट, मतलब हमारी बॉडी का जो हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, हमारी बॉडी कितनी हीट है, कितनी कोल्ड है, हमारी बॉडी का क्या टेम्परेचर है, हिंदी में बोलूँ तो तापमान हम चेक करते हैं ना, तो दैट इज द बॉडी टेम्परेचर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल साइन होता है। फिर हमारा 4th वाइटल साइन है रिस्पायरेटरी रेट। रिस्पायरेटरी रेट मतलब जैसे हम पल्स यानी कि हार्ट रेट में 1 मिनट में हार्ट बीट हम चेक करते हैं, कितनी बार हमारा हार्ट बीट कर रहा है, सेम एज हम जब रेस्पिरेटरी रेट चेक करते हैं तो 1 मिनट में हमारा रेस्पिरेशन रेट कितना है, हम कितनी बार सांस ले रहे हैं, लाइक
ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट हम कितनी बार कर रहे हैं 1 मिनट में, ये मेज़र करना हमारा रेस्पिरेटरी रेट में हम मेज़र करते हैं, ठीक है। फिर हमारा जो मैं SpO2 बोली थी आपको, वो है हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल। इसमें हम क्या चेक करते हैं, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड मेजर्ड यूजिंग अ पल्स ऑक्सीमीटर। देखो SpO2 में हम ये मेज़र करते हैं कि हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन लेवल कितना है, ठीक है। हर जितना मैं आपको बताई हूँ अभी तक वाइटल साइन, दैट इज़ द ब्लड प्रेशर, ठीक है, हार्ट रेट, पल्स, टेम्परेचर, SpO2, रिस्पायरेशन, हर किसी का अपना एक रेंज होता है, ये अपनी एक नॉर्मल वैल्यू होती है जिसको मेज़र करके हम ये चेक करते हैं, ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे बॉडी के सारे वाइटल ऑर्गन सही से काम कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा वाइटल साइन क्या क्या है आपको पता चल गया होगा। अब ये पढ़ सुनो, दिस साइंस आर रेगुलरली मॉनिटर्ड इन हेल्थ केयर सेटिंग्स टू डिटेक्ट चेंजेस इन अ पर्सन्स हेल्थ, असेस ट्रीटमेंट प्रोग्रेस एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल मेडिकल इश्यूज। देखो वाइटल साइन मतलब पेशेंट, आपने भी जनरली देखा होगा बहुत बार ऐसा होता है कि आप जब OPD में विजिट करोगे, मतलब किसी डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जाओगे, आप कभी उनको बताओगे कि सर मुझे बहुत चक्कर आ रहा है, बहुत ज़्यादा फीवर लग रहा है, तो वो कोई ना कोई आपका वाइटल साइन ज़रूर चेक करेंगे। या तो ऐसे आपका यहाँ पे हाथ पकड़ के आपका पल्स रेट चेक करें, या फिर रेस्पिरेशन आपका चेक करें, टेम्परेचर चेक करें, या फिर ब्लड प्रेशर चेक करें। जो आपके साइन एंड सिम्टम होंगे उसके बिहाफ पे कोई ना कोई वाइटल साइन आपका चेक होता है, ठीक है। तो ये क्यों चेक होता है, या फिर जो पेशेंट एडमिट होते हैं उनका एक रूटीन होता है। जो वार्ड में आते हैं, ड्यूटी आर जैसे ही शिफ्ट चेंज होती है, मान लो एक मॉर्निंग शिफ्ट में स्टाफ आ रहे हैं जो दोपहर तक हैं, फिर इवनिंग में आ रहे हैं, फिर नाइट में आ रहे हैं, 3 शिफ्ट में स्टाफ आ रहे हैं। तो शिफ्ट वाइज हर एक स्टाफ का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है हेल्थ केयर प्रोफेशनल का कि वार्ड में जितने पेशेंट एडमिट हैं हर किसी का रूटीनली वाइटल साइन चेक होता रहे, जिससे ये पता चलता रहे कि वो पेशेंट का जो रेट है, मतलब वाइटल साइन इंडिकेशंस है, उसकी बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है वो सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं गाइडलाइन। गाइडलाइन मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर और भी जो मेडिकल ऑथोरेटिव बॉडी है, मतलब उसने एक गाइडलाइन दिया है। गाइडलाइन का मतलब एक डायरेक्शन दिया है, उन सारी चीज़ों का फॉलो होना ज़रूरी है वाइटल साइन चेक करते टाइम। मतलब कि एक वाइटल साइन, सही तरीके से वाइटल साइन कैसे लिया जाता है, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, दैट इज़ द गाइडलाइन, ठीक है। तो गाइडलाइन में जो सबसे पहली चीज़ वाइटल साइन लेते हुए हमें ध्यान में रखनी होती है वो होता है पेशेंट्स कंफर्ट लेवल, ठीक है। जब भी आप वाइटल साइन मेजर करेंगे, ठीक है, उसमें आपको सबसे पहली चीज़ जिसका ध्यान रखना है कि जिस पेशेंट का वाइटल साइन लिया जा रहा है वो बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में हो। ये नहीं कि कोई दौड़ के आया, जस्ट उसको बैठा दिए और फटाक से उसका ब्लड प्रेशर चेक करने लगे, या फिर उसको मतलब कोई आप उसके पास मान लो नॉर्मल सा टेम्परेचर ही चेक करने जा रहे हो, लेकिन आप उसको डरा दो कि आपका टेम्परेचर चेक होगा, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ हुआ तो आपको कोई ये प्रॉब्लम हो सकती है, वो प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे डराना नहीं है, बहुत रिलैक्स करके कंफर्टेबल पोजीशन में, मतलब कि अगर आप कोई भी वाइटल साइन चेक करने जा रहे हो तो आपको सबसे पहली चीज़, इन चीज़ों का पहली बात जिसका ध्यान रखना है वो ये कि पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में होना चाहिए, या तो वो आराम से लेटा हो या तो वो आराम से बैठा हो, ठीक है। दैट इज़ द पेशेंट्स कंफर्ट लेवल, वो जैसे कंफर्टेबल पोजीशन में रहना चाहें। दूसरा है अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट। अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट मतलब कि आप जिन इक्विपमेंट, मान लो टेम्परेचर के लिए आप थर्मोमीटर का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, ब्लड प्रेशर के लिए आप स्फैग्नोमैनोमीटर का यूज़ कर रहे हो, रेस्पिरेशन रेट, पल्स ऑक्सीमीटर, मतलब पल्स और SpO2 चेक करने के लिए आप पल्स ऑक्सीमीटर का यूज़ कर रहे हो। तो जिन भी इंस्ट्रूमेंट का आप यूज़ कर रहे हो, जिन इक्विपमेंट का यूज़ कर रहे हो, वो इक्विपमेंट्स बिल्कुल सही होने चाहिए, अप्रोप्रिएट होने चाहिए। ये नहीं कि आप पल्स ऑक्सीमीटर लेके आओ और बोलो मैं तो टेम्परेचर नाप लूँगी इससे, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो वाइटल साइन आप ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपके पास अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट होना चाहिए, साथ ही साथ वो इक्विपमेंट सही से काम करना चाहिए, उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो थर्ड स्पेसिफिक गाइडलाइन है। अब स्पेसिफिक गाइडलाइन पढ़ते हैं। अभी तो हम क्या पढ़े थे, कॉमन गाइडलाइन, मतलब सारा वाइटल साइन के लिए, मतलब चाहे आपको टेम्परेचर मेजर करना हो, चाहे आपको ब्लड प्रेशर मेजर करना हो, चाहे रेस्पिरेशन मेजर करना हो, चाहे हार्ट रेट देखना हो, दैट इज द पल्स, या फिर SpO2। ये कॉमन गाइडलाइन थी जिसमें 2 था। पहला क्या था, पेशेंट कंफर्ट लेवल, और दूसरा था आपका अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट। अब हम स्पेसिफिक चीज़ों, मतलब स्पेसिफिक वाइटल साइन के लिए गाइडलाइन देखेंगे। तो उसमें से सबसे पहला जो हमारा स्पेसिफिक गाइडलाइन फॉर ईच वाइटल साइन में, सबसे पहले हम टेम्परेचर के लिए क्या गाइडलाइन है, किस तरीके से हमें टेम्परेचर मेजर करना चाहिए, हम वो देखते हैं।
तो नर्सेज शुड यूज द अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ थर्मोमीटर, ओरल, रेक्टल, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, एक्सिलरी और टेम्पोरल। देखो सबसे पहली बात तो टेम्परेचर मेजर करने के भी साइट्स होते हैं, जैसे कि आप कहाँ बहुत छोटे हो गए तो ऐसे माउथ में से मुंह में आपके थर्मोमीटर रखा जाता होगा, इधर आर्म पीट में, ठीक है, और छोटे बच्चों में रेक्टल साइट होता है। ठीक इस तरीके से हम अलग अलग साइट पे थर्मोमीटर को प्लेस करके रख के बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं। कोविड में आपने देखा होगा कि एक सेंसर टाइप से एक डिवाइस आती थी जो यहाँ पे ऐसे सामने ऐसे लगाते थे थोड़ी देर के लिए, मतलब दूर से वो सेंसर मतलब डिटेक्ट कर लेता था कि आपका बॉडी टेम्परेचर कितना है। तो इस तरीके से जो इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है टेम्परेचर के लिए, अगर कोई नर्स उसको यूज़ कर रही है तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि कौन से साइट के लिए कौन सा पर्टिकुलर थर्मोमीटर यूज़ करना है। ठीक है, फिर उसके बाद ब्लड प्रेशर के लिए क्या गाइडलाइन है। तो सबसे पहली बात तो जो स्फेग्नोमैनोमीटर है, ठीक है, तो स्क्रीन पे आप देख लो स्फेग्नोमैनोमीटर कैसा होता है, आप समझ जाओगे। स्फेग्नोमैनोमीटर दो टाइप का होता है, एक मैनुअल होता है जिसमें मरकरी का होता है और ऐसे क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज उसमें सिस्टम होता है एक दूसरा, और फिर एक होता है आपका डिजिटल स्फेग्नोमैनोमीटर। ठीक है, तो जो भी ब्लड प्रेशर ले रहा है उसमें जो कफ होता है, जो यहाँ पे एक पट्टी जैसा लगाया जाता है, ठीक है, पट्टी जैसा जो लगाया जाता है, वो जो कफ है उसका साइज बिल्कुल अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अगर बच्चों का ब्लड प्रेशर लिया जा रहा है तो उनके हिसाब से स्फेग्नोमैनोमीटर होना चाहिए, अगर किसी बड़े का लिया जा रहा है तो उसके हिसाब से स्फेग्नोमैनोमीटर होना चाहिए। और बिल्कुल चेक करना है कि वो जो मशीन है वो सही से काम कर रही हो, ऐसा ना हो कि वो गलत बता रही हो। तो ये रीअश्योर कर लेना है कि चेक करने के पहले कि वो जो मशीन है वो प्रॉपर है, प्रॉपर फंक्शनिंग है। ठीक है, फिर पल्स रेट के टाइम पे क्या देखना है, द पल्स रेट शुड बी counted for 1 full minute using a finger or a stethoscope applied to an artery such as the radial, brachial or carotid। देखो एज अ नर्स या फिर आप जब एज अ फ्रेशर स्टूडेंट आप जब फर्स्ट टाइम मेडिकल फील्ड में एंटर करोगे, हॉस्पिटल में एंटर करोगे और आप जब पहली बार एक पेशेंट से इंटरैक्ट करोगे तो पहली चीज़ जो आपको सिखाई जाएगी वो वाइटल साइन चेक करना, टेम्परेचर चेक करना, ब्लड प्रेशर चेक करना, रेस्पिरेशन, पल्स रेट। ठीक है, तो पल्स रेट चेक करने या तो आप मैनुअली चेक करो, ऐसे फिंगर रख के यहाँ पे पल्स फील करो और 1 मिनट तक टाइम देखते रहो और काउंट करो मन में कि 1 मिनट में कितनी बार आपको बीट यहाँ पे या फिर पल्स कितनी बार आपको यहाँ पे फील हुआ। ठीक है, और दूसरा होता है आप स्टेथोस्कोप की हेल्प से चेक करो। तो स्टार्टिंग में स्टेथोस्कोप यूज़ करना उतना मतलब ईजी नहीं लगता है, तो आप मैनुअली पल्स चेक करते हो। ठीक है, तो इसका क्या प्रोसेस होता है कि पूरे 1 मिनट तक अच्छे से आपको काउंट करना है कि पल्स कितना आ रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि 1 मिनट में उतना अच्छे से कुछ इंडिकेट नहीं हो पाए, उतनी अच्छे से आप कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर पाए पल्स रेट, तो आपको अगले 1 मिनट तक बढ़ जाना है। मतलब 1 मिनट के अंदर अगर आप नहीं मेज़र कर पाए तो आपको 1 और मिनट का टाइम लेना है और यहाँ से आपको पल्स मेज़र करना है, बीट मेजर मतलब आपको पता करना है कि 1 मिनट में कितना पल्स आपको फील हुआ। ठीक है, फिर आता है रेस्पिरेशन रेट। तो रेस्पिरेशन रेट के लिए क्या होता है, अ नर्स कैन मेजर अ रेस्पिरेशन बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ ब्रीथ्स पर मिनट फॉर अ फुल मिनट आइदर बाय ऑब्जर्विंग चेस्ट मूवमेंट और यूजिंग द स्टेथोस्कोप प्लेस्ड ओवर द लंग और ट्रैकिया। देखो भाई, लंग और ट्रैकिया पे स्टेथोस्कोप लगा करके एक नए फ्रेशर नर्सिंग स्टूडेंट के लिए रिस्पायरेटरी रेट चेक करना थोड़ा मुश्किल है। तो इजी सा मेथड होता है चेस्ट मूवमेंट, आपको ऑब्जर्व करना है या फिर आप इधर अपने इधर डायफ्राम के पास में हाथ रख के आप पता कर सकते हो, या फिर चेस्ट मूवमेंट को ऑब्जर्व करके कि कितनी बार ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट हो रहा है 1 मिनट में। इस तरीके से आप रेस्पिरेटरी रेट चेक कर लोगे कि 1 मिनट में इंसान कितनी बार सांस ले रहा है। फिर अब आता है हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल मतलब कि आपके ब्लड में कितना ऑक्सीजन लेवल प्रेजेंट है उसको मेजर करने के लिए क्या गाइडलाइन है। अ पल्स ऑक्सीमीटर क्लिप्ड और रैप्ड ऑन टू अ फिंगर मेजर द ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल इंडिकेटिंग द हेमोग्लोबिन लेवल इन रेड ब्लड सेल। देखो आपने देखा होगा हॉस्पिटल में ऐसे फिंगर में एक डिब्बे जैसा कुछ, ऐसे क्लिप जैसा कुछ लगा देते हैं, तो वो क्या होता है, वो होता है पल्स ऑक्सीमीटर। ठीक है, इधर देखो स्क्रीन पे वो है पल्स ऑक्सीमीटर। इसको क्या करते हैं, इसको आप जब लगाओगे तो थोड़ी देर के बाद इसमें एक छोटी सी स्क्रीन होती है, उस पर SpO2 लेवल, पल्स, सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या ध्यान रखना है आपको कि ध्यान रखना है कि या तो मिडिल फिंगर या तो इंडेक्स फिंगर या तो आपको मिडिल फिंगर में ही उस पल्स ऑक्सीमीटर को प्लेस करना है। क्यों, एक तो ये कि ईजिली इधर ये क्लिप्ड हो जाता है, रैप्ड हो जाता है, साथ ही साथ मतलब ज़्यादा एक्यूरेट जो वैल्यू आती है वो इंडेक्स फिंगर या तो मिडिल फिंगर से ही आती है। ठीक है,
तो पल्स ऑक्सीमीटर की हेल्प से ऑक्सीजन सैचुरेशन का मतलब जब आप चेक कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि वो जो आपने पल्स ऑक्सीमीटर क्लिप किया है वो या तो इंडेक्स फिंगर में करो या मिडल फिंगर में करो, ठीक है। फिर आती है बात हमारी, इस तरीके से हमने स्पेसिफिक जो गाइडलाइन थी वो भी देख ली, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, मतलब जस्ट एक आपको इंट्रोडक्शन ही है अभी तक। तो अब आगे देखते हैं कि हम बॉडी टेम्परेचर, अब हम फाइनली आज का जो हमारा वाइटल साइन में हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के 3 कॉमन साइट होते हैं कि कहाँ कहाँ से आप बॉडी टेम्परेचर मेजर कर सकते हो। कॉमन साइट, ध्यान रखना कॉमन साइट, आप बचपन से देखते आ रहे होगे। पहला ओरल, माउथ, ऐसे सबलिंगुअल, जीभ उठा करके ऐसे इसके नीचे थर्मोमीटर लगा के मुंह बंद करवाते थे बचपन में, है ना। जब आप बीमार हो जाते होगे, छोटे छोटे बच्चे जब बीमार होते हैं तो ऐसे टंग को ऊपर करवाते हैं और उधर थर्मोमीटर प्लेस करते हैं सबलिंगुअली, ठीक है। तो उसमें मतलब क्या होता है कि ओरल, पहला साइट हमारा ओरल माउथ में, दूसरा रेक्टल एनस, बच्चों का ये यूजुअली बच्चों में देखा जाता है, ठीक है। फिर एक्सिलरी आर्म पिट, भाई मोस्ट कॉमन मेथड, आप इधर आर्म पिट के अंदर अपना जो एक्सिला रीजन है उधर थर्मोमीटर प्लेस करके उधर थर्मोमीटर लगा के बहुत बारी टेम्परेचर चेक किया होगा आपने। और अब यूजुअली अगर आपको कोई बोल दे टेम्परेचर चेक करने को तो आप इधर आर्म पिट में ही रख के टेम्परेचर चेक करते हो, ठीक है। और कोविड टाइम में जैसे कि एक थर्मोमीटर बार बार सबसे नहीं यूज़ किया जा सकता था, तो आपने देखा होगा कि एक ऐसे सेंसर टाइप से एक यहाँ पे आ रहा होगा, उसमें क्या करते थे कि हम ऐसे सामने लगाते थे और थोड़ी देर के बाद वो सेंसर डिटेक्ट कर लेता था कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने के कौन कौन से साइट होते हैं हमने देखा। अब हम देखते हैं फिजियोलॉजी, जो बॉडी टेम्परेचर है उसका क्या फिजियोलॉजी है। तो फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी टेम्परेचर इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग अ स्टेबल इंटरनल टेम्परेचर विच इज एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मेटाबॉलिक एंड एंजाइमेटिक प्रोसेस। देखो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन क्यों होना चाहिए, हम इतनी बातें कर रहे हैं कि वाइटल साइन का चेक करना बहुत ज़रूरी है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर का सही रेंज में होना बहुत ज़रूरी है, तो क्यों होना ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो हम यही जान लें कि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहना क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात आपको पता है कि हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, बायोकेमिकल मतलब जिसको आप मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हो, और साथ ही साथ हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी को लिविंग स्टेट में रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं। तो इन एंजाइम्स को और इन बायोकेमिकल प्रोसेसेस को दैट इज द मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कॉन्टिन्यूसली चलते रहने के लिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द थर्मोरेगुलेशन एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन, प्राइमरली द हाइपोथैलेमस विच एक्ट्स एज द बॉडीज थर्मोस्टैट, ठीक है। तो देखो थर्मोस्टैट में क्या है कि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन्ड है, इस प्रोसेस को हम थर्मोरेगुलेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये कंट्रोल कौन करता है, तो देखो हमारी बॉडी का सारा काम कंट्रोल करने का काम किसका है, ब्रेन का। तो ब्रेन के भी अपने अपने रीजन्स होते हैं ना, अपने अपने सेक्शंस होते हैं। तो ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस वाला रीजन होता है वहाँ से हमारी बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल होता है, ठीक है। तो सबसे पहला मैकेनिज्म आता है हमारा थर्मोरेगुलेशन मैकेनिज्म। अब हम इसको देखते हैं। तो थर्मोरेगुलेशन maintains the body's core temperature within a narrow range typically around 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। वही बात है कि देखो थर्मोरेगुलेशन मैकेनिज्म में होता है क्या कि हमारी बॉडी का जो एक मतलब एक एक्यूरेट मेजरमेंट है, एक्यूरेट टेम्परेचर लेवल है, दैट इज द सेल्सियस में देखो तो 37 डिग्री सेल्सियस और अगर फ़ारेनहाइट में देखो तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये लेवल मेंटेन रहने के लिए हमारी बॉडी में थर्मोरेगुलेशन का सही से मेंटेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो द हाइपोथैलेमस कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर्स द बॉडीज इंटरनल टेम्परेचर थ्रू सेंसर नोन एज द थर्मोरिसेप्टर्स विच आर लोकेटेड थ्रू आउट द बॉडी इंक्लूडिंग इन द स्किन ऑर्गन्स एंड द हाइपोथैलेमस इटसेल्फ। When the body experiences temperature changes, the hypothalamus triggers various physiological response to maintain the balance, ठीक है। तो देखो होता क्या है, सबसे पहली बात मैंने क्या बताया कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होना क्यों ज़रूरी है, ताकि हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं और उन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को कराने में जो एंजाइम्स यूज़फुल हैं उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। तो वो हमारा बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस हो या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होना ज़रूरी है, ठीक है। थोड़ा बहुत 1-2% ऊपर नीचे वेरी करता है, ये मेंटेन रखना है ताकि हमारी बॉडी के सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सही से कैरीड आउट हो पाए और हम लिविंग स्टेट में कंटिन्यू कर पाएँ, ठीक है।
तो अब इसको कराता कौन है? तो ऑब्वियसली बात है भाई, हमारा ब्रेन ही कराएगा, लेकिन हमारे ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस सेक्शन है वो सारी चीज़ें कंट्रोल करता है। और ये जो मैकेनिज्म है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहने का जो मैकेनिज्म है, इसको हम थर्मोरेगुलेशन मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है। तो थर्मोरेगुलेशन मैकेनिज्म काम कैसे करता है? तो होता ये है कि हमने देखा कि हमारी बॉडी का जो मतलब ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस वाला सेक्शन है वो ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा है। लेकिन कैसे कंट्रोल कर रहा है? तो हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, हमारे पूरे स्किन पे होते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स में होते हैं रिसेप्टर्स। आप आई थिंक केमिस्ट्री में वो रिसेप्टर, स्टिमुलाई, ये सारी चीज़ें पढ़े होगे आप, तो शायद आपको रिसेप्टर वर्ड से क्लियर थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। रिसेप्टर को आप समझ लो कि एक, जैसे कि आप क्या लगाते हो, मान लो रिसेप्टर जैसे आप समझ लो कि एक ऐसी चीज़ जो इंडिकेट कर रही है, तो रिसेप्टर्स हमारी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो रिसेप्टर जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है तो तुरंत ये रिसेप्टर्स हाइपोथैलेमस को इंडिकेशन भेज देते हैं कि हाँ बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं है, या मान लो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। फिर हाइपोथैलेमस क्या करता है कि तुरंत उधर से जो भी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस जनरेट करने हैं बॉडी टेम्परेचर को दोबारा से मेंटेन करने के लिए, वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस, वो मैकेनिज्म तुरंत जनरेट होके कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं उसमें सबसे पहली चीज़ क्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहला जो मैंने कहा कि फिजियोलॉजिकल एक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस जैसे मान लो हमारी बॉडी का जब टेम्परेचर हाई या लो हो रहा है, एक जो हमारा सही रेंज है, नॉर्मल रेंज से या तो बढ़ जा रहा है या कम हो जा रहा है, तो उसको मेंटेन करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो होती है दैट इज़ द हीट प्रोडक्शन। मान लो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत लो हो गया है, ठीक है, हम हाइपोथर्मिया में चले गए हैं, तो हमें सबसे पहली चीज़ की क्या जरूरत होगी कि हमारी बॉडी में हीट जनरेट हो ना, हमारी बॉडी में हीट जनरेट हो जिससे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो। तो इसमें क्या होता है, मेटाबॉलिज्म। द बॉडी प्रोड्यूसेस हीट थ्रू मेटाबॉलिक प्रोसेस स्पेशली ड्यूरिंग डाइजेशन एंड सेलुलर एक्टिविटी। तो जब हमारी बॉडी में डाइजेशन या मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमारी बॉडी क्या करती है, हीट को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। फिर शिवरिंग, आपने अक्सर देखा होगा कि हमें बहुत बार जब फीवर होता है या फिर ऐसे ठंड लगती है, ठंडी जब लगती है तो हम ऐसे कांपना स्टार्ट करते हैं, तो दैट इज द शिवरिंग। तो वो शिवरिंग का क्या मतलब होता है, वो शिवरिंग ना एक तरीके का हमारी बॉडी एक्सरसाइज करना स्टार्ट करती है, हमारी मसल्स में इनवॉलेंट्री एक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं। उससे क्या होता है, वो एक तरीके का एक्सरसाइज होता है हीट प्रोड्यूस करने का, मतलब जब हमारी बॉडी में गर्माहट लाने के लिए वो शिवरिंग एक इनवॉलेंट्री मसल एक्टिविटीज होती है जो अपने आप हमारी बॉडी में स्टार्ट हो जाती है जब हमारा बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है या फिर हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, ठीक है। फिर हम तीसरा क्या हो सकता है, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में क्या होता है, मान लो बॉडी टेम्परेचर लो चला गया है, तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें आपको शिवरिंग हो, कपकपी हो। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे बॉडी के एडिपोज टिश्यूज होते हैं, दैट इज द ब्राउन फैट होते हैं, ये क्या करता है ना, इसके जो फैट्स होते हैं ये मेटाबोलाइज होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि जब हमारी बॉडी में कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन या सेलुलर डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा होता है तो उस टाइम पे हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है। तो सेम एज जब फैट का मेटाबोलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा तो हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होगी। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर अगर लो चला गया है तो हीट प्रोड्यूस हो रही है, फैट का जब से वो मेटाबोलाइजेशन हो रहा है, तो इस सारे प्रोसेस की वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर दोबारा से मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हमने देखा कि हीट प्रोडक्शन मतलब कि जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर डाउन चला गया है तो किस तरीके से हमारी बॉडी में हीट दोबारा से प्रोड्यूस होती है, जिसमें पहला था हमारा मेटाबॉलिज्म, दूसरा था हमारा शिवरिंग और तीसरा था हमारा नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, ठीक है। मेटाबॉलिज्म, शिवरिंग, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, ये हीट प्रोड्यूस करने का, अगर बॉडी टेम्परेचर लो चला गया तो दोबारा से हीट प्रोड्यूस करने का मैकेनिज्म है। अब दूसरा हीट लॉस, मान लो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई हो गया है, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट है, गर्माहट है, तो उस गर्माहट को हमें अपनी बॉडी से बाहर निकालना है, हीट को लॉस करना पड़ेगा, तब जाके हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होगा। ध्यान देना, जब बॉडी टेम्परेचर बहुत कम हो जा रहा है इसका मतलब हमें तापमान की ज़रूरत है, हमें गर्माहट की ज़रूरत है, तो हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होगा। लेकिन जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा इसका मतलब हमें ऑलरेडी हमारे पास बहुत ज़्यादा हो गया, अब हमें उसे बाहर निकालना है, तो उस सिचुएशन में हमारी बॉडी से हीट को लॉस होना ज़रूरी है, हमारी बॉडी से जो एक्स्ट्रा एलिवेटेड टेम्परेचर है उसका बाहर निकलना ज़रूरी है ताकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाए। तो हीट लॉस का क्या क्या मैकेनिज्म हो सकता है, सबसे पहला स्वेटिंग देखते होगे, कभी कभी ऐसा होता है कि जब बहुत ज़्यादा फीवर, बॉडी टेम्परेचर बहुत हाई हुआ रहता है तो एक हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट करते हैं, हम पंखा बंद कर देते हैं और पेशेंट को 2-3
चादर या रजाई वजाई ऐसे ब्लैंकेट उड़ा देते, उससे क्या होता है, कवर कर देते हैं ब्लैंकेट, उससे क्या होता है, ब्लैंकेट से जब आप कवर कर दोगे ना तो बॉडी क्या करेगी, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से हीट को लॉस करेगी। जब हीट लॉस करेगी मतलब स्वेटिंग होगा, तो स्वेटिंग होने की वजह से क्या होता है, स्वेटिंग हुई मतलब कि हमारी बॉडी से जो एक्स्ट्रा हीट था वो बाहर निकल गया और हमारा जो सरफेस है वो कूल डाउन हो गया। ठीक है, तो पहला हमारा हीट लॉस में मैकेनिज्म था स्वेटिंग। दूसरा मैकेनिज्म है वैसोडाइलेशन। देखो वैसोडाइलेशन क्या होता है, ब्लड वेसल्स नियर द स्किन सरफेस एक्सपेंड डायलेट अलाउिंग मोर ब्लड टू फ्लो थ्रू देम। देखो ब्लड वेसल्स हमारे पूरे स्किन पे प्रेजेंट होते हैं, आपको पता होगा, क्योंकि कहीं भी कट लगा दो ब्लड आएगा ही आएगा, इसका मतलब वेसल्स प्रेजेंट है, उसमें ब्लड प्रेजेंट है। ठीक है, तो वैसोडाइलेशन में क्या होता है, ये भी एक हीट को बॉडी से लॉस करने का मैकेनिज्म की तरह काम करता है, हेल्पफुल होता है। इसमें होता ये है कि जब हमारी बॉडी में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता है तो हमारे जो स्किन पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं ना, ये डायलेट हो जाते हैं। ठीक है, ये डायलेट हो जाते हैं, तो जो ब्लड होता है वो और ज़्यादा तेज़ी से फ्लो करने लगता है। इससे क्या होता है कि रेडिएशन और कॉन्वेक्शन, दो प्रोसेस हमारी बॉडी में चलना स्टार्ट हो जाते हैं। रेडिएशन और कन्वेक्शन, इन दोनों प्रोसेस की वजह से हमारी बॉडी से जो एक्स्ट्रा हीट है वो बाहर निकल जाता है। तो वैसोडाइलेशन कैसे बॉडी से हीट को बाहर निकलता है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो डायलेट कर जाते हैं, ब्लड तेजी से आगे बढ़ने लगता है और इससे दो अदर मैकेनिज्म जनरेट होता है, दैट इज द कन्वेक्शन और रेडिएशन। और इन दोनों प्रोसेस की वजह से हेल्प से हमारी बॉडी से जो एक्स्ट्रा हीट है वो बाहर निकल जाती है। तो कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बॉडी टू द सराउंडिंग एयर और वाटर। जो हमारी बॉडी का हीट होता है वो हमारे सराउंडिंग एयर, जो हमारी बॉडी का हीट है हमारे सराउंडिंग एयर में बाहर निकल गया, तो इस प्रोसेस को हम कन्वेक्शन बोलेंगे। और रेडिएशन क्या होता है, द बॉडी रिलीजेस हीट एज इंफ्रारेड रेडिएशन टू द सराउंडिंग स्पेशली व्हेन द एनवायरनमेंट इज कूलर देन द बॉडी। देखो मान लो आपको बहुत ज़्यादा फीवर है, ठीक है, लेकिन आप उस पेशेंट को एक ऐसे एनवायरनमेंट में रखा गया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि हमारी जो बॉडी होती है वो इंफ्रारेड रेडिएशन के फॉर्म में हीट को बाहर निकाल देगी, तो इस प्रोसेस को हम रेडिएशन बोलते हैं। तो वैसोडाइलेशन के अंदर दो प्रोसेस आता है, दैट इज द कन्वेक्शन और रेडिएशन। कन्वेक्शन में क्या होता है, नॉर्मली हमारी बॉडी से हीट हमारे सराउंडिंग में जब निकलती है हमारे एयर और वाटर में, ठीक है, हमारे सराउंडिंग एयर और वाटर में, तो उस प्रोसेस को कन्वेक्शन बोलते हैं। लेकिन जब हमारी बॉडी से हीट रेडिएशन के फॉर्म में निकलती है, इंफ्रारेड रेडिएशन के फॉर्म में, तो हम उस प्रोसेस को रेडिएशन हीट लॉस बोलेंगे, ठीक है, रेडिएटिव हीट लॉस बोलेंगे। अब ये था हमारा, आप बोल सकते हो कि किस तरीके से हमारी बॉडी, हमने अभी देखा कि पहले बात तो हमने देखा कि टेम्परेचर मेजर करने का साइट, और दूसरा हमने थर्मो रेगुलेशन का मैकेनिज्म देखा, किस तरीके से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तब हमारी बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन करती है वापस से, या फिर हमारी बॉडी में जब टेम्परेचर कम हो जाता है तब किस तरीके से वापस से अपना लेवल मेंटेन करती है। तो हमने हीट लॉस और हीट प्रोडक्शन दोनों देखा, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक। तो अब हम इसमें क्या क्या होता है देख लेते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहला एनवायरनमेंट टेम्परेचर। एनवायरनमेंट टेम्परेचर, या तो आप बहुत ज़्यादा देर तक के लिए ऐसे एनवायरनमेंट में रहो जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तब भी आपको आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो या तो मतलब कि 39 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ना रह करके आपका बॉडी टेम्परेचर में अल्टरेशन देखने को मिलेगा, या फिर आपके सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा कोल्ड हो। मतलब एक नॉर्मल रेंज के वाले इन्वायरमेंट में ना हो के, या तो आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा देर तक के लिए रह लो जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है या फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है। तो हमारा इन्वायरमेंट सबसे पहला फैक्टर होता है हमारी बॉडी टेम्परेचर को अफेक्ट करने के लिए, ठीक है। दूसरा होता है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी में एक्सरसाइज जनरेट्स अ हीट विच कैन रेज अ बॉडी टेम्परेचर। भाई देखो, आप ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो तो ऐसे में क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमारी बॉडी में जब बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाते तो ऑब्वियस सी बात है हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो दूसरा फैक्टर है हमारा फिजिकल एक्टिविटी। तीसरा फैक्टर है टाइम ऑफ डे, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर फॉलोज अ सर्काडियन रिदम, ब्रेन लोएस्ट इन द अर्ली मॉर्निंग एंड हाईएस्ट इन द लेट आफ्टरनून। देखो टाइम ऑफ द डे मतलब पूरे दिन में आप अपने आप को नोटिस करना, एक ऐसा टाइम रहेगा जब आपको ऐसा फील होगा कि आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है, मतलब आपकी बॉडी थोड़ी ठंडी फील हो रही है। फिर आप एक कभी ऐसा टाइम आता है जब आपको ऐसा फील होगा कि बॉडी टेम्परेचर थोड़ा
बढ़ा बढ़ा सा है, गरम गरम है, हीट जैसा आपको फील हो रहा है। तो आप देखो ऐसा होता है ना कि इसको सर्काडियन रिदम बोलते हैं। बॉडी टेम्परेचर हमारा सर्काडियन रिदम फॉलो करता है। जब मॉर्निंग में आप उठो तो आप मतलब मॉर्निंग में क्या होता है ना कि अर्ली मॉर्निंग बॉडी टेम्परेचर थोड़ा आपको लो फील होगा, ठीक है, लेकिन आफ्टरनून में बॉडी टेम्परेचर थोड़ा हाई फील होगा। ऑब्वियस ही बात है, आफ्टरनून तक आप काफ़ी सारी फिजिकल एक्टिविटी कर चुके होते हो, आपका जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है बहुत ज़्यादा एक्सपोजर आपका हो चुका होता है, तो ऑब्वियस ही बात है कि आपके बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बहुत एलिवेट करेगा ही करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट फैक्टर है एज। तो एज कैसे फैक्टर है, देखो इन्फेंट्स एंड एल्डरली इंडिविजुअल्स आर मोर ससेप्टेबल टू टेम्परेचर रेगुलेशन चैलेंजेस। जो छोटे बच्चे होते हैं या जो बूढ़े लोग होते हैं, छोटे बच्चों का क्या होता है, इम्यूनिटी का इशू होता है, ठीक है, उनकी इम्यूनिटी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है। और सेम एज जो ओल्ड एज्ड पीपल होते हैं उनकी इम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं बची रहती है। तो हमारी बॉडी का ना एक बहुत कॉमन सा मैकेनिज्म है कि जब भी हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है, ठीक है, तो उसका रिस्पॉन्स पता है कैसे पता चलता है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है। तो इस तरीके से मतलब अगर मान लो कोई इशू आ रहा है, छोटे बच्चे जनरली इन्फेक्शन मतलब छोटे बच्चों को इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, बूढ़े लोगों को इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, तो ऑब्वियसली बात है इन्फेक्शन होगा तो उनके बॉडी का टेम्परेचर ऊपर नीचे होगा। तो जो एक नया फैक्टर अभी हमने देखा दैट इज द एज, छोटे बच्चों का और जो बूढ़े लोग होते हैं यानी इन्फेंट्स, मतलब कि आप बोल लो 29 डेज से लेकर के 1 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं या फिर जो बूढ़े लोग होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनका बॉडी का टेम्परेचर ऊपर नीचे होता रहे, ठीक है, मेंटेन ना रहे, मतलब चेंजेस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। फिर हॉर्मोन्स, तो देखो हॉर्मोन्स लाइक थायराइड हार्मोन एंड एड्रेनलिन कैन इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिक रेट एंड दस बॉडी टेम्परेचर। देखो मैंने अभी हम लोग जब हीट प्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो हमने उसमें देखा था कि हमारी बॉडी में जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं तो उस टाइम पे हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होता है। तो अब जो हार्मोन्स होते हैं जैसे कि थायराइड हार्मोन और एड्रेनलिन हार्मोन, ये हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है अगर हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में कोई चेंजेस आते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि हमारी बॉडी का हीट प्रोडक्शन का जो लेवल है उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा इलनेस। तो इलनेस भाई ऑब्वियसली बात है कि जब आप बीमार होते हो तो सबसे पहली चीज़ आप कहाँ से शुरुआत होती है, फीवर से, ठीक है। तो फीवर कैन ऑकर एज अ पार्ट ऑफ द बॉडीज इम्यून रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन रेजिंग द सेट पॉइंट ऑफ बॉडी टेम्परेचर। देखो मैंने बताया कि अगर हम बीमार होते हैं फिर हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ है तो सबसे पहला रिस्पॉन्स जो देखने को मिलता है दैट इज़ द फीवर, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हमने फैक्टर्स देख लिए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ दैट इज द थर्मोरेगुलेटरी सेंटर एंड पाथवे। देखो थर्मोरेगुलेटरी सेंटर क्या था, हमारा ब्रेन हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है। तो हमारे ब्रेन का कौन सा सेक्शन कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस वाला, ठीक है। तो अब हमारा जो थर्मोरेगुलेटरी सेंटर या पाथवे अगर मैं बोलूँ तो थर्मोरेगुलेटरी सेंटर और पाथवे किस तरीके से हो रहा है, हाइपोथैलेमस की तरफ से। तो मतलब हमको हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ना है। तो हाइपोथैलेमस का क्या है, द सेंट्रल थर्मो रेगुलेटरी इन द ब्रेन, ठीक है, विच इंटीग्रेट सेंसरी इनपुट एंड एडजस्ट द बॉडीज टेम्परेचर रेगुलेट द रिस्पॉन्सेज। देखो वही कि जो थर्मो रिसेप्टर है या फिर कहो कि हाइपोथैलेमस है, हमारी बॉडी में ब्रेन है, हमारे ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है इसका ये काम है कि ये रेगुलेट करता रहे, ये चेक करता रहे कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कब हाई जा रहा है कब लो जा रहा है, और जो इमीडिएट रिस्पॉन्स की नीड है, अगर बहुत ज़्यादा हाई हो गया इसका मतलब कि तुरंत ऐसा फिजियोलॉजिकल फंक्शन या फिजियोलॉजिकल एक्शन स्टार्ट कराना है जिससे जो है एक्स्ट्रा हीट है वो लॉस हो जाए, बॉडी से बाहर निकल जाए। या फिर हमारी बॉडी का अगर सडनली टेम्परेचर लो चला जाता है तो हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी में ऐसा एक्शन प्रोड्यूस कराएगा, ठीक है, जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर दोबारा से बढ़ना स्टार्ट हो जाए, ठीक। और दूसरा होता है पेरिफेरल रिसेप्टर्स। तो पेरिफेरल रिसेप्टर्स देखो सेंसर्स, ठीक है, जो हम रिसेप्टर की बात कर रहे थे कि रिसेप्टर को हम क्या अज्यूम करें, तो आप रिसेप्टर को सेंसर अज्यूम कर लो। तो सेंसर का क्या काम होता है, चीज़ों को डिटेक्ट करना। तो वैसे ही हमारी बॉडी के स्किन पे हमारे ऑर्गन्स में सेंसर्स होते हैं, ठीक है, रिसेप्टर्स होते हैं जो हाइपोथैलेमस को ये इंडिकेशन भेजते रहते हैं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर सही है या नहीं है, ठीक है, एक्सटर्नल टेम्परेचर और बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर सही है या नहीं है, ये सिग्नल भेजते रहते हैं हाइपोथैलेमस को। तो जब भी कोई ऑल्टरेशन या वेरिएशन या चेंजेस देखने को मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इनिशिएट करा देता है या फिर स्टार्ट करा देता है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो अपने आप ही इनिशिएट करा दे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई लो हो गया है तो हमें
मेडिसिन की नीड पड़ती है। अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो हम एंटीपायरेटिक ड्रग्स देते हैं ना, जो हमारे फीवर को कम करे। तो अब ये मत सोचना कि अरे यार चलो दवा ववा तो देने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप धीरे धीरे हाइपोथैलेमस सब मैनेज कर लेगा। होता है, मैनेज करते हैं, बट हम ड्रग्स इसीलिए तो देते हैं ताकि हमारे बॉडी के जो रिसेप्टर्स हैं या फिर जो हमारा रेगुलेटरी मैकेनिज्म है वो अच्छे से कैरिड आउट हो पाए। ठीक है। फिर होम्योस्टैटिस एंड फीडबैक मैकेनिज्म। तो देखो, फीडबैक मैकेनिज्म वर्ड से आप क्या समझते हो? आप कहीं होटल रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, तो वहाँ अगर आप कोई नया रेस्टोरेंट खुला है तो आप पहली बार गए हो, तो वहाँ से आपको एक फीडबैक फॉर्म मिलता है कि सर मैम आप प्लीज़ इसको फिल करिए और हमें बताइए कि हमारा खाना कैसा लगा, हमारी सर्विस कैसी लगी, ऐसे। ठीक है। तो सेम एज होम्योस्टैटिस एंड फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है कि थर्मोरेगुलेशन ऑपरेट एज अ नेगेटिव फीडबैक लूप व्हेन द बॉडी टेम्परेचर फ्रॉम द सेट पॉइंट। नेगेटिव फीडबैक लूप मतलब थर्मोरेगुलेशन काम कैसे करता है? इफ बॉडी टेम्परेचर राइजेस, अगर बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया तो एग्जाम्पल ड्यू टू एक्सरसाइज और हीट एनवायरमेंट द हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट कूलिंग रिस्पॉन्स, स्वेटिंग और वैसोडाइलेशन। देखो, फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब ये होता है जैसा काम वैसा एक्शन। अगर मान लो किसी रीजन की वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, अभी वही जो मैंने आपको बताया, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा? ऐसी एक्टिविटी जनरेट करेगा जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए, मेंटेन हो जाए। तो उसमें हम हीट लॉस के लिए हम क्या क्या देखे थे? स्वेटिंग देखे थे और वैसोडाइलेशन देखे थे। ठीक है। फिर इफ बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स, अगर बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया, इसका मतलब हमें हीट प्रोड्यूस कराना है अपनी बॉडी से। तो हीट प्रोड्यूस कराने के लिए क्या करता है हाइपोथैलेमस ट्रिगर्स हीट कंजर्वेशन प्रोडक्शन मैकेनिज्म, जिसमें हमारा आएगा शिवरिंग और वैसोकंस्ट्रिक्शन। देखो, शिवरिंग ये ऐसे ऐसे जो कपिंग होती है वो एक एक्सरसाइज होता है जिससे हमारा बॉडी में हीट प्रोड्यूस होता है। और अगर वैसोडाइलेशन, अगर वेसल्स डायलेट हो रहे हैं तो हमारी बॉडी में क्या हो रहा है? हीट लॉस हो रहा है। ठीक है, हमारी बॉडी से हीट लॉस हो रहा है। तो जब हमारा कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, जब हमारे वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे, इसका मतलब क्या होगा कि हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है। तो एक याद रखो, वैसोडाइलेशन हीट को लॉस करता है हमारी बॉडी से। इसके जब ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर है उसको बाहर निकालने के लिए वैसोडाइलेशन एक मैकेनिज्म है। तो वैसोडाइलेशन अगर बाहर निकाल रहा है तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन अंदर हीट को ला रहा है। तो हीट को कब नीड पड़ेगी? जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम है, तो इसका मतलब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की नीड है। और बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका मतलब हीट को बाहर निकालना है, तब तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होगा। तो हीट को बाहर निकालने के लिए वैसोडाइलेशन रास्ता खोलना पड़ेगा ना, तो वेसल्स डायलेट करेंगे। तो वैसोडाइलेशन और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन वाले मैकेनिज्म में कंफ्यूज मत होना। ठीक है। और अगर कंफ्यूजन हो रही हो तो मुझे एक बार ही कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको उधर भी एक्सप्लेन कर दूंगी। तो हमने फीडबैक मैकेनिज्म और होम्योस्टैसिस देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं एबनॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। हमारी बॉडी में देखो, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और फ़ारेनहाइट में देखो तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। लेकिन जब टेम्परेचर इससे कम या ज़्यादा होगा तो उस एबनॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में क्या क्या आएगा? तो सबसे पहला तो फीवर भाई हम सब जानते हैं, बचपन में हमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती थी दैट इज़ द फीवर। अभी भी होता है, अभी भी मुझे है फीवर, थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ नहीं कि बस फीवर स्टार्ट। तो फीवर है क्या? द बॉडीज टेम्परेचर इज रिसेट टू अ हायर सेट पॉइंट इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन ऑफन ड्यू टू द रिलीज ऑफ पायरोजेंस। देखो, पायरोजेंस क्या होता है? पायरेक्सिया फीवर को बोलते हैं। तो पायरोजेंस वो ऑर्गेनिजम्स जो आपको आपकी बॉडी में फीवर ला रहे हैं, ठीक है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, उनको हम पायरोजेंस बोलते हैं, क्योंकि हम फीवर को पायरेक्सिया बोलते हैं। तो पायरेक्सिया कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म को हम पायरोजेंस बोलेंगे। ठीक है। नॉट ओनली ऑर्गेनिज्म, जो भी पायरेक्सिया कॉजिंग स्टिमुलाई है उसको हम पायरोजेंस बोलते हैं। ठीक है। तो दिस स्टिमुलेट द इम्यून रिस्पॉन्स बट कैन बी डेंजरस इफ इट बिकम्स टू हाई। देखो, हमारी बॉडी में नॉर्मली फीवर आना एक इम्यून रिस्पॉन्स होता है कि जब हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ है, छोटा माइल्ड इन्फेक्शन है, तो हमारी बॉडी उस इन्फेक्शन को कम करने के लिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देती है। हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। लेकिन अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया है और बहुत ज़्यादा टाइम तक के लिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई है, तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और हमें तुरंत अपना चेकअप कराना चाहिए और मेडिसिन लेनी चाहिए, क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। ठीक है। फिर हाइपोथर्मिया। देखो, हाइपो जैसे हाइपर का मतलब ज़्यादा होता है, लेकिन हाइपो का मतलब कम होता है। ठीक है।
तो जहाँ भी आपको वर्ड मिले हाइपो, चाहे वो सफिक्स में मिले चाहे वो प्रीफिक्स में मिले, तो समझ लेना कि यहाँ किसी चीज़ के लेवल के कम होने की बात हो रही है। तो यहाँ प्रीफिक्स हम देख रहे हैं हाइपो, और उसके बाद लिखा है थर्मिया। थर्मिया रिलेटेड टू टेम्परेचर, मतलब कि हाइपो मतलब कम, थर्मिया मीन्स टेम्परेचर मतलब लो टेम्परेचर। तो हाइपोथर्मिया का मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर जब डाउन चला जाए, ठीक है। तो मतलब कि नॉर्मल रेंज होता है हमारा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 39 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब हमारा बॉडी टेम्परेचर, यहाँ पे रेंज का थोड़ा ध्यान देना, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम और सेल्सियस में 35 डिग्री सेल्सियस से कम चला जाए, तो इसको हम कहेंगे कि हमारा बॉडी, तब हम कंसिडर करेंगे कि नहीं हमारा बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो गया और हमको इसको इस कंडीशन को हम हाइपोथर्मिया डिक्लेयर करेंगे। मतलब 98.6 नॉर्मल है, लेकिन अगर 97, 96 तक आ रहा है टेम्परेचर तो उसको आप नॉर्मल ही मानोगे। बट 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी कम अगर टेम्परेचर चला जाता है, या फिर अगर सेल्सियस में आप देख रहे हो तो 35 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर अगर डाउन चला जाता है, तो इस कंडीशन को हम हाइपोथर्मिया बोलते हैं, ठीक है। मतलब आप इस स्टेज पे बोलोगे कि बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया है। फिर आता है हाइपरथर्मिया। तो हाइपरथर्मिया में क्या होता है, एन एबनॉर्मली हाई बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। ऑब्वियसली देखो, हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज़्यादा। तो हाइपो में हमने देखा कि जो एक रेंज है दैट इज द 95 डिग्री फ़ारेनहाइट और 35 डिग्री सेल्सियस से जब टेम्परेचर कम जा रहा है तो हम उसको हाइपोथर्मिया बोल रहे हैं। अब हाइपरथर्मिया मतलब कि एक रेंज से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चला ऊपर हो जाना। तो जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर अगर सेल्सियस में 40 डिग्री सेल्सियस से हाई चला जाता है, तो इस कंडीशन को हम हाइपरथर्मिया बोलते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में एक्सेसिव हीट हो जाता है, एक्सेसिव हीट प्रोडक्शन। ऑब्वियसली बात है, बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, इट मीन्स कि हमारी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा हीट का प्रोडक्शन हो रहा है। और इससे क्या होता है कि अगर इसका ट्रीटमेंट सही से नहीं किया गया तो हार्ट स्ट्रोक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हीट स्ट्रोक, नॉट हार्ट स्ट्रोक एक्चुअली, तुरंत ऑर्गन्स नहीं फेल होंगे, हीट स्ट्रोक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हीट स्ट्रोक क्या होता है अब हम देख लेते हैं। हीट स्ट्रोक इज अ सीवियर मेडिकल इमरजेंसी। ध्यान देना, अभी तक फीवर था तो हमने कहा ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स है, थोड़ा सा इन्फेक्शन है तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया है, दवा दे देते हैं, ठीक हो जाएगा। हाइपोथर्मिया में हमने देखा कि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 35 डिग्री सेल्सियस से बॉडी टेम्परेचर लो गया, तो हमने ये कंसिडर किया कि ठीक है हाइपोथर्मिया का स्टेज आ गया है, मेडिसिन देते हैं, बॉडी का टेम्परेचर दोबारा से मेंटेन हो जाएगा। हाइपरथर्मिया में बॉडी टेम्परेचर बहुत हाई चला गया, 104 डिग्री सेल्सियस और 104 डिग्री फ़ारेनहाइट और 40 डिग्री सेल्सियस में अगर हम मेज़र करें, बहुत ज़्यादा चला गया, इसके ऊपर चला गया, तो हम इस कंडीशन को क्या कंसिडर करेंगे, हाइपरथर्मिया। और इस कंडीशन को अगर हम ट्रीट नहीं करेंगे तो और ज़्यादा मेडिकल सीवियर कंडीशन हो जाएगा, दैट इज़ द हीट स्ट्रोक, ठीक है। हीट स्ट्रोक सबसे ज़्यादा, मतलब अगर आप टेम्परेचर का वो इवेल्युएशन करो कि कौन सी कंडीशन सबसे ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग है, तो दैट इज़ द हीट स्ट्रोक, ठीक है। वैसे हम किसी भी कंडीशन को कि अगर बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रेंज से बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है तो हम किसी को भी अवॉइड नहीं कर सकते, हमको सबका ट्रीटमेंट करना है। लेकिन अगर हीट स्ट्रोक का केस है तो कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो हीट स्ट्रोक क्या है, इज़ अ सीवियर मेडिकल एमरजेंसी, ठीक है। ये एमरजेंसी है that occurs when the body is unable to regulate its temperature, resulting in a dangerous increase in a core body temperature usually above 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 40 डिग्री सेल्सियस। इसमें ये होता है कि जो हमारी बॉडी का कोर टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं हो पाता है और हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एक्सेसिवली बढ़ जाता है, ठीक है। तो दिस कंडीशन टिपिकली अराइजेज फ्रॉम अ प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर, especially in combination with dehydration or intense physical activity, and it can lead to a organ failure, damage or even death if not treated promptly। देखो होता क्या है, हीट स्ट्रोक कब आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, कोई इंडिविजुअल, कोई ह्यूमन बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, और उसकी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है, बॉडी का जो हाइड्रेशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा डाउन चला गया है, मीन्स बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है। उस कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक के लिए कोई फिजिकल एक्टिविटी किए जा रहा है, रेस्ट नहीं कर रहा, पानी नहीं पी रहा, सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी किए जा रहा है, और या फिर जो एक ऐसे इन्वायरमेंट से आपका एक्सपोजर हो गया है जिसका टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक के लिए आप ऐसे इन्वायरमेंट में रह गए हो, जैसे कि देखो लोग बोलते हैं ना, अरे बाहर मत जाओ गर्मियों में लू लग जाएगी, तो गर्म हवा है, गर्म टेम्परेचर है बाहर, अब उस इन्वायरमेंट में आप बहुत लंबे टाइम तक हो
7-8 घंटे तक ऐसे ही बाहर हो तो ऑब्वियस ही बात है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि हीट स्ट्रोक आने के चांसेस होते हैं अगर बॉडी टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम हीट स्ट्रोक बोलते हैं, ठीक है। और ये कैसे होता है, कोई ह्यूमन अगर एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है और वो ऑलरेडी डिहाइड्रेट भी हो गया है, ठीक है, साथ ही साथ बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है, फिर भी फिजिकल एक्टिविटी कंटिन्यूड है, तो इस सिचुएशन में हीट स्ट्रोक आने के चांसेस होते हैं। या फिर कोई ह्यूमन बहुत लंबे टाइम से, ठीक है बहुत लंबे टाइम से एक ऐसे एनवायरनमेंट में है जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तब हीट स्ट्रोक आने के चांसेस होते हैं। अब इसका लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन क्या होते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, ऑर्गन फेलियर, जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं लाइक लीवर, किडनी, लंग्स, हार्ट, ये सारी चीज़ें डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं अगर उसका ट्रीटमेंट सही टाइम से नहीं किया गया। तो ऑब्वियस ही बात है भाई, अगर ऑर्गन डैमेज हो जाएगा तो अल्टीमेटली डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट वाइटल साइन था दैट इज़ द टेम्परेचर, उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें या फिर जो भी चीज़ें आपके सिलेबस में जो पॉइंट्स मुझे दिखे वो सारे मैंने अपने साइड से एक्सप्लेन किए हैं। अब एक हमारा टॉपिक रह जाता है दैट इज़ द हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन। तो देखो, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन का मैं इंट्रोडक्शन इधर आपको दे देती हूँ। आपने हिंदी में अगर आपने ऐसे जनरल में गर्म पट्टी या ठंडी पट्टी की सिकाई कर दो, ये वर्ड आपने सुना होगा, और जनरली हम सबके घरों में ये नॉन फार्माकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस होती आती हैं। किसी को फीवर हो जाता है तो मतलब ठंडे पट्टी से आप इधर इसके फोरहेड पे रखते हो ना, तो दैट इज़ द कोल्ड एप्लीकेशन। मतलब कोल्ड एप्लीकेशन यूजुअली हो क्यों रहा है, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है तो दोबारा से उसको मेंटेन करने के लिए कोल्ड एप्लीकेशन। सेम एज हॉट एप्लीकेशन और कोल्ड एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ देखो टेम्परेचर के लिए नहीं होता है, वो इन्फ्लेमेशन को भी, इन्फ्लेमेशन अगर हमारी बॉडी में है, स्वेलिंग है, तो उन सारी चीज़ों को भी सही करने के लिए हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन का यूज़ होता है, ठीक है। तो हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन में थोड़ा बहुत आपको टेम्परेचर का ध्यान रखना होता है। उसके यूजेस स्क्रीन पे एज अ टेक्स्ट मैंने ऐड कर दिया है, आप उसको देख के नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो वाइटल साइन में हमारा पहला जो पॉइंट था दैट इज़ द टेम्परेचर, वो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया। अब हम इसके बाद ऐसे धीरे धीरे करके हमारा जो अपकमिंग वाइटल साइन होगा दैट इज़ द ब्लड प्रेशर, ठीक है। फिर उसके बाद हम ऐसे ही रेस्पिरेशन, पल्स और SpO2 एक एक करके हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो में सारा वाइटल साइन पढ़ा दूंगी तो कंफ्यूजन भी हो जाएगा और वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी भी हो जाएगी। ऑलरेडी एक पॉइंट एक्सप्लेन करने में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, ठीक है। कंटिन्यूसली मतलब देखो, कंटिन्यूटी बनाए रखना। मैं जैसे जैसे वीडियोस अपलोड करती जाती हूँ सेम टाइम पे देखो, नोट्स बनाओ, और जैसे लेक्चर एंड होता है तुरंत उस अपनी नोट्स को रीड आउट करो, जिससे कि वो चीज़ें तुरंत आपको याद हो जाएं, ठीक है। तो ठीक है, अब इस वीडियो को हम करते हैं यहीं एंड। कंटिन्यूटी बनाए रखना, क्योंकि अभी टेम्परेचर का जितना भी पढ़ाई हूँ लिख लो, पढ़ लो, याद कर लो, क्योंकि नेक्स्ट हमारा वाइटल जो साइन होगा वो हमारा या तो रेस्पिरेशन या पल्स होगा, ठीक है। वैसे मैं रेस्पिरेशन ही पहले पढ़ा दूंगी, ठीक है। टेम्परेचर के बाद हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज रेस्पिरेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। और हाँ, एक और बात, अगर लेक्चर डेली अपलोड नहीं मैं कर रही हूँ तो उसके लिए आप पैनिक ना हो, मैं जस्ट उतना ही गैप करती हूँ जिससे आपके सिलेबस पे कोई इफेक्ट ना पड़े। जैसे कि मैंने कहा है कि मैं जैन एंड तक आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी, तो मैं कंप्लीट करा दूंगी। बहुत ज़्यादा डिले होगा तो मे बी फैब का फर्स्ट वीक तक लग जाए, लेकिन आपका जो एग्जाम का डेट आया है, वो टेंटेटिव जो सर्कुलर आया है उत्तर प्रदेश स्टेट के नर्सिंग स्टूडेंट के लिए, तो वो फैब एंड का है, ठीक है। तो अगर आप फैब के फर्स्ट वीक तक भी पूरा सिलेबस कवर कर लेते हो तो भी 1-2 हफ्ते काफ़ी है भाई नर्सिंग का सिलेबस रिवाइज करने के लिए। देखो, स्टार्टिंग में बहुत टफ लगता है, लेकिन जब आप सारे यूनिट्स को पढ़ लोगे ना तो इतना ज़्यादा टफ नहीं लगेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, जिससे कि अपकमिंग लेक्चर्स की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे।